हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, हम क्लास 11th के चैप्टर थर्ड में पहुंच चुके हैं और चैप्टर थर्ड की एक क्लास हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर थर्ड के ऊपर ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। इससे पहले हम चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए एंगल्स के बारे में देखने वाले हैं। एंगल्स क्या होते हैं, उनको मेजर कैसे किया जाता है, डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर ओवरऑल क्लास 11th के ऊपर देखा जाए तो ये 43 नंबर लेक्चर है। इससे पहले हम 42 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक एक करते हुए उनको भी देखते चलें, साथ में इन्हीं को भी कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं देख रहे हैं, एक वीडियो ये देखें और एक वीडियो पहले की देखते हुए कवर करते हुए जल्दी से इनको कवर करते हुए साथ साथ हमारे पैरेलल चले। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी के साथ समझ में आने वाली है। इसके साथ ही यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक तो आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट समझ में आने लग गया होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखो भाई, चैप्टर थर्ड एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आप जब भी हम पढ़ें, एनसीईआरटी आप अपने पास रखा ही करें भाई, है ना। आपके हाथ में, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बुक तो होनी ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बुक के बिना मैथ्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर मैथ्स के रियल में स्टूडेंट हैं तो आपके पास एनसीईआरटी आपके हाथ में होनी चाहिए। चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अगर आप चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट आपका सेट है जो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ना, सेट। और अगर आप चैप्टर सेकंड की बात करते हैं तो आपका जो चैप्टर सेकंड है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। और मैं जैसा कि हर बार बोलता हूं कि ये दो चैप्टर आपके लिए बेस का काम करेंगे मैथमेटिक्स में। आप ही सोचते हैं कि 11th में पढ़ने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, सीधा 12th में ही पढ़ लेंगे। तो भाई 12th में पढ़ लोगे ना, तो 12th का पहला जो चैप्टर है, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, आप अपने दोस्त से पूछ के देखना, अगर आपका कोई बड़ा भाई, आपके कोई फ्रेंड 12th क्लास में हो तो 12th क्लास की मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन ही है। तो अगर आपने 11th का नहीं पढ़ा तो 12th का फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 12th में सीधा सीधा वो वहां पे लिखता है अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड, कि पहले की क्लासों में आप यहां तक पढ़ चुके हैं, हम आगे देखेंगे। तो भाई 11th की क्लास में जब हम पढ़ेंगे नहीं तो 12th की क्लास में आगे कहां से देखेंगे। फिर हमें लगता है कि हम पहले नहीं पढ़े। तो 11th क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो हाँ, रट के अगर आप स्कोर कर लेते हैं वो एक अलग बात है। मेरे अकॉर्डिंग 11th जितना इंपॉर्टेंट है जितना 12th नहीं है, क्योंकि अगर 11th में आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो 12th में कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना भाई। तो चैप्टर फर्स्ट हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, सेट। और चैप्टर सेकंड हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और अब हम कंटिन्यू कर चुके हैं चैप्टर थर्ड, रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आगे कंटिन्यू करें। आपकी क्लास के एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ था जो मैंने कल बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड ट्रिग्रॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है वो ट्राइंगल्स की साइड्स को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री डेवलप्ड कैसे हुई, तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री डेवलप्ड करते हैं वो सी कैप्टन्स और इंजीनियर्स करते हैं। सी कैप्टन्स तो किस लिए करते हैं, नेविगेशन के लिए करते हैं। और इंजीनियर्स किस लिए करते हैं, जो लैंड रहती है उसका मैप लेने के लिए इसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन हम बोलते हैं प्रेजेंट समय में तो बहुत डाइवर्स इसका क्या होने लगा है, यूज होने लगा है। कौन कौन सी जगह इसका यूज होता है, तो टोन, म्यूजिकल टोन के एनालिसिस में इसका यूज होता है, ओशंस के टाइड्स में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका यूज होता है, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी में इसका यूज होता है। बहुत डाइवर्स इसके क्या होने लगे हैं, यूज होने लगे हैं। इस पेज के अंदर सारी बातें ये लिखी हुई थी, हमने वो देख ली थी। फिर हम बोलते हैं कि अर्लियर क्लासों के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मैंने कहा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हो तो याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको कहा था कि पहली बात तो आपको घर से याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, लेकिन फिर भी याद नहीं है तो चलो एक बार तो मैं बता देता हूँ, अगली बार से आपको याद ही होनी चाहिए भैया ना। तो मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको आनी ही चाहिए जो आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो बोलते कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, तो एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये तीन आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ चुके? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। साथ में आप ये पढ़ चुके हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। क्या आप ये पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल, हम ये भी आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। क्या आप ये पढ़ चुके हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हम ये सब पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो आगे से आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। हम क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर ही हम पढ़ चुके हैं। इसे आगे हम देखेंगे तो आपको ये याद होनी चाहिए। साथ में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी पढ़ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से पढ़ चुके, तो मैंने कहा आप भी बता देते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो अगर आप इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर इसको ऑपोजिट बोलते हैं, इसको अगर आप बेस बोलते हैं या फिर इसको आप एडजेसेंट बोलते हैं, और इसको तो हाइपोटेनस ही बोला जाता है। तो अगर आप साइन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं तो साइन थीटा कितना होता है? अगर हिंदी मीडियम की अपॉन बात करें तो लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर इसको दूसरे किस नाम से लिख सकते हो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और इस प्रकार से तो क्या निकाला जाता है, साइन थीटा। अगर आप कोस थीटा की बात की जाए, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार मतलब बेस, और अपॉन हाइपोटेनस क्या तो बी अपॉन एच लिख सकते हो, और या फिर इसको अगर आप एडजेसेंट बोलते हो तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर आप टेन की बात करो तो वो होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, परपेंडिकुलर, और अपॉन आप क्या लिख सकते हो, बेस लिख सकते हो। क्या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो, या फिर आप ऑपोजिट अपॉन क्या लिख सकते हो, एडजेसेंट। और इस प्रकार से साइन कोस टेन के फॉर्मूले निकाले जाते हैं। इसका ऑपोजिट कर दोगे तो कोसेक का आएगा, इसका ऑपोजिट कर दोगे तो सेक का फॉर्मूला आ जाएगा, और इसका ऑपोजिट कर दोगे तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, कोट का। ये भाई आगे से आपको याद ही होनी चाहिए। हालांकि कैसे बनते हैं मैंने पूरा बता दिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो इससे याद रखना है, लाल बट्टे कक्का से हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो इससे याद रखते हैं। और रही बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, क्या तो इससे याद रखते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। क्या तो आप इससे याद रख सकते हो, और इससे याद नहीं रख पा चाहते हो तो परपेंडिकुलर को ऑपोजिट, बेस को एडजेसेंट, ऑपोजिट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस को एडजेसेंट, इससे भी आप याद रख सकते हो। इन 6 फॉर्मूलों को कैसे बनते हैं मैंने बता दिए, कल भी बताए थे, आज फिर से रिवीजन करवा दिया। अगली बार से मैं आपसे पूछूंगा, फिर आगे देखेंगे। देखो तो हम वही देखते हैं कि इसके अंदर कल हमने देखा कि अर्ली क्लासों के अंदर में तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके और ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ चुके, आइडेंटिटीज पढ़ चुके। अब बात आती है क्लास 11th में क्या पढ़ोगे, तो हमने कहा क्लास 11th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको जनरलाइज करेंगे, और वो भी किसमें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम जनरलाइज करने वाले हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। तो हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसका जनरलाइज फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं आएगा तो कर पाते क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, नहीं कर पाते ना, इसीलिए। आगे चले, आगे की तरफ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको याद करवा दी, आपको याद होनी चाहिए। आगे से आपको ये भी याद होनी चाहिए, कल मैं आपको ये लिख के भी लेके आया था, इससे भी मैंने बताए थे। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पूरी लिख के लेके आए थे, वो भी आपको बता दी थी। ये टेबल भी आपको याद करनी है। आगे से आपको कल मैं ये टेबल याद करवाऊंगा, मैं डेली आपको 2 मिनट में याद करवाने की कोशिश करूंगा। अगली बार से साइन 30 डिग्री के, साइन 45 डिग्री के, साइन 60 डिग्री के, साइन 90 डिग्री वैल्यूज पूछूंगा मैं। साइन 90 कितना होता है, टेन 90 कितना होता है, कॉट 45 डिग्री कितना होता है, सेक 45 डिग्री कितना होता है। अगली बार से मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो याद रखने की कोशिश करना भाई, है ना। आगे चलते हैं। सॉरी, हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है यहां से, एंगल्स। एंगल्स को हिंदी में कहा जाता है कोण। क्या कहा जाता है, कोण। हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहां से,
एंगल की जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक ये रे है, इस रे को मैं एक नाम दे देता हूं इनिशियल साइड। क्या नाम दे दिया? ये रे पहले मान लो यहां पे थी, ऐसे सीधी डायरेक्शन में थी, और ये रे रोटेट करते हुए मान लो इस डायरेक्शन में चली जाती है। ये रे यहां से रोटेट करते हुए यहां पे आ गई, तो इनिशियल में स्टार्ट यहां से हुई थी, यहां पे इसका टर्मिनल हो गया, इसीलिए जहां से स्टार्ट होती है उसको इनिशियल साइड, और जहां पे वो रुक जाती है उसको टर्मिनल साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में आने तक उस रे ने जितना रोटेशन किया, जितना उसने रोटेशन किया, वो रोटेशन क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। फिर से समझो, मान लो हमारे पास कोई ये एक रे है, ये कोई एक रे है हमारे पास। अब ये रे यहां पे है, अभी स्टार्ट नहीं हुई ना, इसीलिए इसको बोलते हैं इनिशियल रे। क्या? तो इनिशियल रे बोल दो इसको, इनिशियल रे। इनिशियल रे। अब ये रे यहां से रोटेट करते हुए मान लो यहां पे आ जाती है, अब यहां पे टर्मिनल हो गई ना, रुक गई ना, तो इसको टर्मिनल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल रे। तो कोई भी रे इनिशियल से टर्मिनल तक आने के लिए जो रोटेशन करती है, जितना वो रोटेशन करती है, उस रोटेशन को बोलते हैं एंगल। उस रोटेशन के मेजरमेंट को बोलते हैं एंगल। उस रोटेशन के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? एंगल। देखो, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जो एंगल है वो एक मेजर है किसी भी दी हुई रे का, जो इनिशियल पॉइंट से कहां पे जाती है? टर्मिनल पॉइंट पे जाती है। और मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया। तो जो ओरिजिनल रे रहती थी ना, जो ओरिजिनल रे रहती थी, उस ओरिजिनल रे को तो क्या तो इनिशियल साइड बोल दो या इनिशियल रे बोल दो, और जो फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाती थी उस रे को क्या तो टर्मिनल साइड बोल दो या फिर क्या बोल दो? टर्मिनल रे। और मैंने आपको डायग्राम बना के अगले पेज पे भी बता दिया और यहां पे भी बता दिया। इसके बाद बोलता है द पॉइंट ऑफ रोटेशन। द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है ना, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, इस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज सेड टू बी वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज सेड टू बी वर्टेक्स। तो स्टार्टिंग पोजीशन इनिशियल साइड, फाइनल पोजीशन टर्मिनल साइड, पॉइंट ऑफ रोटेशन सेड टू बी वर्टेक्स। इट इज क्लियर? आगे कंटिन्यू करें। तो यहां तक की बात समझ में आती है कि पहली बात कोई पूछ ले एंगल क्या है? इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में पहुंचने के लिए जो रोटेशन हुआ उसका जो मेजरमेंट है वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। इनिशियल साइड क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, टर्मिनल साइड आपको क्या होती है ये पता होना चाहिए, और वर्टेक्स क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये लाइन क्या लिखी हुई मैं बताता हूं। अब जैसे कि मान लो आपकी ये कोई इनिशियल साइड है और ये कोई रे रोटेट करते हुए यहां पे चली गई, यहां पे चली गई ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है ना डायरेक्शन। तो कोई रे अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। उस एंगल को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। अगर कोई रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो एंगल बनेगा उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और अगर कोई रे इनिशियल से टर्मिनल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाती है, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है नहीं है,
अगर कोई रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, देखो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में इस तरफ आ रही है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो उस एंगल को नेगेटिव एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेगेटिव एंगल। अब इधर देखो, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल। अब जैसे कि मान लो ये हमारी इनिशियल रे थी, तो कोई जरूरी है इधर ही रोटेट करे, ये नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकती है, और नीचे की तरफ रोटेट करेगी तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल बनेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है नेगेटिव एंगल। उसको क्या कहा जाता है भाई, नेगेटिव एंगल। सबको क्लियर है। हाँ, अब इसको एनसीईआरटी से और रीड करके देख लेते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बनता है उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, पॉजिटिव। और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, कैसी हो, क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, नेगेटिव। और आपको फिगर के अंदर दर्शाया भी गया है, और मैंने फिगर बना के भी आपको क्या बता दिया, मैंने भी बना के बता दिया, और एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ था वो भी समझा दिया। तो इसका मतलब हमें एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई। एंगल की डेफिनेशन यही है कि एंगल रोटेशन का मेजर है जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में होता है। दो प्रकार से एंगल बनते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल तब बनता है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, और नेगेटिव एंगल तब बनता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। इतनी बात सबको समझ में आती है, आगे करते हैं। अब आते हैं, अब जो एंगल बना उसको मेजर करने के दो इंपॉर्टेंट या दो मेजर काम में लिए जाते हैं। दो कॉमनली यूज्ड मेजर हैं, दो यूनिट हैं। जो एंगल बनता है ना उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कहलाता है डिग्री मेजर, क्या कहलाता है, डिग्री मेजर। और एक तरीका कहलाता है रेडियन मेजर। जो एंगल बनता है उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका डिग्री मेजर, एक तरीका रेडियन मेजर कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनो। जैसे कि मान लो यहां पे राम नाम का व्यक्ति खड़ा है, और यहां पे श्याम नाम का व्यक्ति खड़ा है। मान लो एक बार के लिए मैं देखना चाहता हूं कि राम श्याम से कितना दूर है। मान लो एक बार के लिए राम श्याम से कितना दूर है हम देखना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहां से जो स्केल आता है ना, स्केल रखें, स्केल रख रख के यहां पे पहुंचे। एक स्केल, दो स्केल, तीन स्केल, चार, और ऐसे करके मान लो कि हमें पता चला राम श्याम से 100 सेंटीमीटर दूर है। कितना सेंटीमीटर दूर है? एक तरीका तो ये कि राम श्याम से कितना दूर है। तो एक तो राम और श्याम के बीच की जो डिस्टेंस मेजर करने की जो यूनिट आ गई ना, वो कौन सी आ गई? सेंटीमीटर वाली आ गई। कौन सी आ गई? सेंटीमीटर। एक तरीका हमारे पास हो रहा है कि राम श्याम से कितना दूर है, हम ऐसे हाथ से मेजर करें। राम श्याम से 1 हाथ दूर, 2 हाथ दूर, 3 हाथ दूर, 4 हाथ दूर और 5 हाथ दूर। तो मैं लिख दूं कि राम श्याम से कितने हैंड दूर है? 5 हैंड। तो एक यूनिट ये आ गई। राम श्याम से कितने दूर है? 5 हैंड। तो राम और श्याम के जो बीच की डिस्टेंस है उसको मेजर करने की हमारे पास कितनी यूनिट आ गई? 2। एक तो यूनिट आ गई सेंटीमीटर की, और एक यूनिट कौन सी आ गई? हैंड वाली। ठीक इसी प्रकार से एक बार इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ये एंगल बनता है इनिशियल साइड और फाइनल साइड के बीच में, ये जो रोटेशन बन रहा है ना, इस रोटेशन को मेजर करने के लिए कॉमनली 2 यूनिट काम में ली जाती हैं। एक यूनिट को डिग्री मेजर कहा जाता है, और एक यूनिट को क्या कहा जाता है? रेडियन मेजर कहा जाता है। एक यूनिट को डिग्री मेजर और एक यूनिट को क्या कहा जाता है? रेडियन मेजर। अब हम देखने वाले हैं डिग्री मेजर क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। आगे की तरफ चलते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि एंगल को मेजर करने की इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं जो कॉमनली यूज्ड की जाती हैं, तो आपको 2 बतानी है, डिग्री मेजर और
रेडियन मेजर। आगे चलते हैं भाई, अब आते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई लाइन है, एक बार के लिए मान लो, और यहां पे एक सर्कल बना हुआ है, यहां पे एक सर्कल बना हुआ है, यहां पे राम खड़ा है मान लो एक बार के लिए। यहां पे कौन है? राम। राम ने यहां से चलना स्टार्ट किया, इसका पूरा राउंड लगा रहा है राम, और वापस राम यहां पे आ रहा है। तो इस सर्किल का पूरा राउंड लगाने के लिए राम को कितने डिग्री चलना पड़ा? 360 डिग्री। ये बात आपको पता है कि 360 डिग्री क्या होता है? आप ऐसे मान के चलो कि राम को वापस यहां पे से लेके यहां तक पहुंचने में 360 कदम चलने पड़े, ऐसे मान लो। एक कदम मतलब 1 डिग्री। आप ऐसे मान लो कि यहां से राम को यहां तक पहुंचने के लिए 360 कदम चलने पड़ते हैं, और एक कदम का मतलब कितनी? 1 डिग्री। ये 360 है, और एक कदम का मतलब 1 डिग्री। वापस राम राम की पोजीशन पे आ जाएगा। अब मान लो ये हमारी इनिशियल साइड, ये हमारी कौन सी साइड है? इनिशियल। इनिशियल साइड से ये रे सिर्फ एक कदम ऊपर की तरफ चल जाती है, सिर्फ एक कदम। अब एक कदम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक कदम नहीं बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। तो 1 डिग्री ऊपर चली गई। जाना कितना था? 360। तो ये सिर्फ कितनी गई? 1 डिग्री। तो क्या ये 1/360 तो गई? नहीं गई। 360 जाना था लेकिन गई कितनी? 1। तो 1/360 लिख सकते हैं इसको, 1/360। तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री एंगल। वो एंगल कितना बनेगा? 1 डिग्री। अब मान लो ये 2 कदम चली जाती, या फिर ये 2/360 चली जाती। कितनी चली जाती? 2/360। तो ये जो एंगल बनता, फिर ये बनता 2 डिग्री एंगल। कितना एंगल बनता? 2 डिग्री। आप ऐसे मान के चलो पूरा घूम के आने के लिए 360 डिग्री चलना पड़ता है। अगर 1 डिग्री ही घूम पाता है या 1 ही घूम पाता है तो वो 1 डिग्री एंगल बनता है। देखो, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने के लिए अगर आप 1/360 डिग्री 1/360 रिवॉल्यूशन करते हैं, आप 1/360 रिवॉल्यूशन करते हैं, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को 1 डिग्री एंगल कहा जाता है। उस एंगल को क्या कहा जाता है? 1 डिग्री। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, 1 डिग्री। यही मैंने बताया। आप ऐसे मान के चलो कि राम को यहां से लेके यहां तक आने में राम को 360 कदम चलने पड़ते हैं। कितने कदम चलने पड़ते हैं? राम को यहां से लेके चल के वापस यहां पे आने में आप ऐसे मानो कि राम को 360 कदम चलने पड़ते हैं। लेकिन राम यहां से 360 कदम ना चल के राम सिर्फ 1 कदम चलता है। राम सिर्फ कितना कदम चलता है? 1 कदम। यहां से उसको वापस यहां पे आने में 360 कदम चलने चाहिए थे, लेकिन राम 360 कदम नहीं चला, सिर्फ कितने कदम चला? 1 कदम। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाएगा 1 डिग्री एंगल। ये एंगल कितना कहलाएगा? 1 डिग्री। ये एंगल कितना कहलाएगा? 1 डिग्री एंगल। तो ये 360 का सिर्फ एक भाग है। राम को चलना चाहिए था 360, लेकिन राम चला कितना? 1। तो क्या ये एरिया 1/360 होगा? नहीं होगा। क्या ये 1/360 होगा? नहीं होगा। ये बिल्कुल 1/360 होगा। ये 1/360 होगा। तो 1/360 करने से जो एंगल बनता है, जो डिग्री में आता है, वो कितने डिग्री आता है? 1 डिग्री आता है। इतनी बात सबको क्लियर आई? कितनी बात सबको क्लियर है? तो कोई भी 1 डिग्री एंगल पूछ ले तो 1/360 ऑफ द एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री एंगल। इतना सबको क्लियर है? आगे वो कुछ बोलना चाहता है। आगे वो क्या बोलना चाहता है कि अब मान लो राम 1 कदम चले और राम पूरा पूरा भी 1 कदम नहीं चले, मान लो राम यहीं पे कहीं पर रुक जाए, तो बोलता है कि इससे भी छोटी यूनिट होती हैं।
डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है, तो बोलता है कौन सी, कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। वो आगे ये बोलना चाह रहा है 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। तो 1 डिग्री, अब मिनट को 60 से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डैश लगा दिया जाता है, 1 डैश। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। तो मिनट नहीं लिखते, मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डैश लगा दिया जाता है। आगे बोलता है ए मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड। बोलते 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड, 60, और 60 सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डैश लगा दिए जाते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये बात आपको ध्यान रहेगी, मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रहेगी। इधर देखो, पहली बात तो आपको याद रखना है, ये यहां से राम ने चलना स्टार्ट किया, राम को चलना चाहिए था 360, लेकिन राम तो 1 पे चल के थक गया। इसका मतलब ये जो एंगल बना ये 1 डिग्री बना। कितना बना, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री 360 घूम के राम को वापस यहीं पे आना चाहिए था, लेकिन राम 1 पे ही रुक गया। तो ये क्या 1/360 है, नहीं है, 360 का 1 पार्ट है, नहीं है, 1 पार्ट है, इसलिए 1 डिग्री एंगल। अब बोलता है डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है क्या, बोलता है बिल्कुल होती है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पे मिनट ही लिख देते, बोलते नहीं मिनट नहीं लिखेंगे, मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 1 डैश लगाएंगे। बोलते मिनट से भी सेकंड कुछ होता है क्या, बोलता है होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। बोलते यहाँ पे सेकंड से लिख देते, बोलते नहीं सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 डैश लगाएंगे। बोलते जब टाइम आप बताते हो 4:05 हो रही है, तब तो आप ऐसे लिखते हो 4:05, और आप ऐसे बताते हो 4:05 6 सेकंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 6 सेकंड। तब तो आप ऐसे डैश नहीं लगाते, तब आप ऐसे डैश लगा दिया करो 4:05, 4:05 60 6 सेकंड। बोल तब ऐसे नहीं करते, हम टाइम नहीं बता रहे, टाइम बताते तब तो हम पूरा ऐसे लिख देते, लेकिन हम एंगल बता रहे हैं। एंगल बताने के लिए मिनट को तो रिप्रेजेंट किया जाता है 1 डैश से, मिनट को तो 1 डैश से, और सेकंड्स को 2 डैश से। कहीं आप सोचो सर टाइम में तो ऐसे लिखते हैं 4:05, 4:05 6 सेकंड, तो वहां पे तो ऐसे डैश नहीं लगाते, वहां पे ऐसे डैश लगाते हो क्या, तो बोलते टाइम के अंदर ऐसा नहीं करते। एंगल को जब मेजर किया जाता है तो एंगल भी मिनट और सेकंड के अंदर मेजर होते हैं। बोलते सर टाइम, मिनट और सेकंड तो सर टाइम के अंदर ही होते हैं, एंगल के अंदर नहीं होते। भाई एंगल के अंदर भी होते हैं, एंगल के अंदर भी मिनट सेकंड्स होते हैं, लेकिन मिनट को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे और सेकंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। कहीं आप ऐसे बोल दो सर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, में तो ऐसे लिख के आऊंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये गलत है तरीका आपका, ऐसा तो हम टाइम में लिखते हैं, आपको ऐसा लिखना होगा, ये तरीका गलत है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हाँ टाइम में हम ऐसा लिख सकते हैं भाई। चले आगे आगे। तो सबको पहली बात तो डिग्री मेजर क्या होता है ये बात क्लियर है क्या, ये बात सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। आगे इधर चलते हैं। अब ये कुछ एंगल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको समझा देते हैं। राम मान लो यहां से चलता, राम यहां से चलना प्रारंभ करता और घूम फिर के वापस से यहीं पे आ जाता, 360 कदम राम चल लेता, तो क्या 360 डिग्री का एंगल बनता नहीं बनता, क्या 360 एंगल बनता नहीं बनता, बनता। राम यहां से चलना स्टार्ट करता, लेकिन राम तो आधी दूरी पे जाके ही रुक जाता। अगर राम पूरा घूम जाता तो 360 का एंगल बनता, लेकिन राम तो आधा ही रुक गया, तो आधा रुक गया तो 2 का डिवाइड लगेगा, और 2 का डिवाइड लगेगा तो क्या 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। अगर राम पूरा घूम के यहां तक पहुंच जाता तो 360 डिग्री एंगल बनता, राम आधी दूर पे रुक गया इसलिए मतलब 180 डिग्री एंगल बन रहा है। राम ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंच गया, तो अगर राम यहां तक पहुंच जाता तो 180, लेकिन राम थोड़ा नीचे तक और आ रहा है और एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब 90 और ऐड करना होगा। अगर यहां तक आता तो 180
और एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब 90 और ऐड करो, 90 और ऐड करोगे तो 0, 16, 17, 1। तो क्या 270 डिग्री एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। 270 डिग्री एंगल बन रहा है, 270 डिग्री एंगल बन रहा है। आगे चलते हैं। अब राम क्या किया, एक राउंड तो पूरा लगा लिया, एक राउंड तो पूरा लगा लिया। एक राउंड तो क्या लगा लिया? पूरा। एक राउंड पूरा लगा लिया तो मतलब 360 डिग्री घूम गया राम। लेकिन राम अभी तक थका नहीं, राम 60 डिग्री और चल गया। एक चक्कर तो राम ने पूरा लगा लिया तो 360 लगा लिया, और राम 60 डिग्री और घूम गया, तो 60 डिग्री और घूम गया तो 0, 6, 6, 12 और 4, तो क्या 420 डिग्री एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। 420 डिग्री एंगल बनेगा, बनेगा। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सारे? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। और पॉजिटिव बनेगा तो हमने पॉजिटिव साइन लगाया नहीं, क्योंकि पॉजिटिव साइन नहीं लगाया जाता। अब राम के यहां पे मन में आ गई उल्टा चलने की। राम अभी तक तो ऐसे चल रहा था, अब राम ने एक काम किया, राम ने बोला मैं तो ऐसे नहीं चलूंगा, मैं तो उल्टा चलूंगा। और राम ने क्या किया? उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया। तो राम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहली बात तो माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? नेगेटिव एंगल। और राम 30 कदम चलता है, कितने कदम चलता है? 30, तो एंगल कितने बनेगा? 330 डिग्री। कितना बनेगा एंगल? 30 डिग्री। और साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। समझ में आती कहानी? राम ने यहाँ पे उल्टा चलना स्टार्ट किया, लेकिन राम बोलता मैं एक चक्कर तो लगा चुका, एक चक्कर लगा चुका, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब -360 डिग्री, -360 डिग्री। देख लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलते राम इतने में थकता नहीं है, एक चक्कर और लगा लेता है 60 डिग्री का, तो वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब माइनस, तो -024, तो कितने डिग्री? -420 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है ये -420 डिग्री, ये 270 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 420 डिग्री, -30 डिग्री, -420 डिग्री। कौन से के ऊपर प्लस आ रहा है, कौन से के ऊपर माइनस आ रहा है, और क्यों आ रहा है, इसका वैलिड रीजन मैं आपको बता चुका हूं। यहां तक सबको क्लियर है? तो डिग्री मेजर क्या होता है आपको समझ में आ चुका। मैंने एग्जांपल भी राम का लेके बता दिया। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता चुका, और एंगल कैसे कैसे बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में आपको ये भी मैं बता चुका। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एंगल को मेजर करने की जो दूसरी यूनिट है रेडियन मेजर, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने डिग्री मेजर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेडियन मेजर की डेफिनेशन देखेंगे, रेडियन मेजर होता क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद हम यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जहां से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कैसे आता है? बुक वाला जो एंगल है ना वो आपको डिग्री मेजर में दे देगा, बुक वाला एंगल किस में दे देगा? डिग्री मेजर में, और कन्वर्ट करवाएगा रेडियन मेजर में। या फिर बुक वाला क्या करेगा, जो एंगल देगा वो रेडियन मेजर में दे देगा और बोलेगा इसको किस में कन्वर्ट करो? डिग्री मेजर में। तो वो हम यहां पे सीखने वाले हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और फिर इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल आएगा कि ये आपको डिग्री मेजर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? डिग्री मेजर में। एंगल दिया हुआ है वो भी किस में? डिग्री मेजर में। और बुक वाला इसको कन्वर्ट करवाना चाहता है, और वो भी किस में कन्वर्ट करवाना चाहता है? रेडियन मेजर के अंदर। ऐसे पेपर के अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इनको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने 2 चैप्टर्स के अंदर किया है। तो आप लगातार हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंगल का हम रेडियन मेजर के साथ साथ उसका कन्वर्जेंस भी सीखने वाले हैं। इसी के साथ ही हमारी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है, हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें भाई, कोशिश करें। इसी प्रकार लास्ट तक आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।